नमस्कार साथियों, एक बार फिर से उपस्थित हैं रीडर्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम पढ़ रहे हैं जनरल साइंस और जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है अंतःस्रावी तंत्र, एंडोक्राइन सिस्टम। तो एंडोक्राइन सिस्टम में हमने अभी तक जो चीज़ें डिस्कस की हैं प्रमुख हार्मोन्स और ग्रंथियों के बारे में, कि प्रमुख ग्रंथियाँ कौन कौन सी होती हैं और उनसे निकलने वाले हार्मोन कौन कौन से होते हैं। लास्ट क्लास में हमने किस चीज़ के बारे में डिस्कस किया था? प्रमुख ग्रंथि थी कौन सी? एड्रिनल ग्रंथि के बारे में हमने डिस्कस किया था। उसके बाद में हमने इंसुलिन के बारे में पढ़ा और पेनक्रियास के बारे में पढ़ा। तो अब जो हमारी एक दो तीन ग्रंथीज हैं वो बची हुई हैं, ग्रंथियाँ प्रमुख कौन कौन सी बची हुई हैं, अपन ने कौन कौन सी पढ़ ली अभी तक? देखो, सबसे पहले अपन ने पढ़ी थी पीयूष ग्रंथि एक नंबर पे, दूसरे पे पढ़ी थी अपने थायराइड, उसके बाद पैराथायरॉयड तीसरे नंबर पर, उसके बाद चौथे नंबर पर थाइमस। थाइमस के बाद में अपन ने पढ़ ली है, पांचवें नंबर पे पढ़ी थी अपन ने थाइमस के बाद में पेनक्रियाज। पेनक्रियाज को क्या बोलते हैं? अग्नाशय, पांचवें नंबर पे। छठे नंबर पे अपन ने पढ़ी है एड्रिनल। अब अपनी तीन ग्रंथियां बची हुई है। सातवें नंबर पर आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एक तो सर्केंडियम रिदम, जिसको दैनिक लय जिसे बोला जाता है, दैनिक पीनियल ग्रंथि, ठीक है। और उसके बाद में दो ग्रंथियां प्रमुख बचेंगी, वो बचेंगी ओवेरी और टेस्टिस के। तो डिस्कस करते हैं जो आज की प्रमुख ग्रंथि है उसके बारे में। पीनियल का है, पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्रंथि के बारे में देखो, क्वेश्चन कैसे बनता है पीनियल ग्रंथि में। मस्तिष्क के आधार में स्थित होती है, सर में पीछे की तरफ। और इसके बारे में सबसे पहले जो खोज की थी इसकी माइकल रोसबेस, माइकल लिंग और जेफरी हॉल थे। 2013 में उन्हें इसकी खोज के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो उन्होंने सबसे पहले ये बताया कि एक ग्रंथि जो हमारे शरीर की क्या क्या नियंत्रण करती है, उपापचय दर को, श्वसन दर को, मेटाबॉलिज्म रेट, रेस्पिरेशन रेट, ठीक है। उसके अलावा ब्लड सर्कुलेशन, रुधिर दाब का नियंत्रण, उसके वाला ताप का नियंत्रण, ठीक है। इनका सबका नियंत्रण करता है। कैसे करती है कि, और इन सब का नियंत्रण वो कैसे करती है, जैसे सूर्य के प्रकाश, जैसे रात्रि के समय अंधेरा हो जाता है तो इन सब की जो रेट होती है वो धीरे हो जाती है रात्रि के समय, और सूर्य के प्रकाश से वो एक्टिव होती है। एक्टिव होकर MBR जैसे मेटाबॉलिज्म रेट, रेस्पिरेशन रेट, ब्लड सर्कुलेट रेट, टेम्परेचर रेट, ये हमारी इंक्रीज बढ़ाती है। सूर्य के प्रकाश से एक्टिव होती है, इस वजह से उसको क्या बोला जाता है? जैविक घड़ी बोलते हैं। और मस्तिष्क की रेत भी उसको बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है, CaCO3 की, इस वजह से। तो प्रमुख क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं कई बार एग्जाम में उससे रिलेटेड, जैविक घड़ी से, कि हमारे शरीर की जो सूर्य से प्रभावित होने वाली ग्रंथि पीनियल ग्रंथि, ठीक है। उसके अलावा मस्तिष्क की रेत किसको बोलते हैं? पीनियल ग्रंथि को बोलते हैं। इसके अलावा ये आपको ऑप्शन में दे देंगे, निम्न में से MBR इन सब का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? मेटाबॉलिज्म रेट। रात्रि के समय क्या होता है, आपने कभी डिस्कस किया होगा, हमारी जो हार्ट रेट है, हृदय धड़कन दर, तापमान शरीर का, और ब्लड सर्कुलेशन, और रेस्पिरेशन रेट मतलब श्वसन दर, मेटाबॉलिज्म मतलब उपापचय दर। उपापचय दर के बारे में मैंने आपको बताया क्या होती है उपापचय दर। उपापचय दर, जब भी हम भोजन ग्रहण करते हैं तो खाना खाने के बाद छोटे टुकड़ों में, और जो छोटे अणु हैं, जो बड़े अणुओं का छोटे अणुओं में टूटना, और फिर छोटे अणुओं के टूटने के बाद उनका मिलकर बड़े अणुओं का निर्माण करना, उपापचय दर, मेटाबॉलिज्म कहलाता है, ठीक है। इसके दो भाग होते हैं, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म, जो मैंने आपको पहले बताया। और श्वसन दर, रात्रि के समय क्या है, जैसे दिन में हम भोजन ग्रहण करते हैं और एनर्जी मिलती है तो अधिक रेस्पिरेशन रेट की रिक्वायरमेंट होती है, तो दिन में बढ़ी होती है, रात्रि के समय कम रहती है। ब्लड सर्कुलेशन रेट, जो शरीर का रुधिर परिसंचरण होता है, वो दिन के कंपैरिजन में कम होता है। और रात्रि के समय मनुष्य के शरीर का तापमान भी दिन के कंपैरिजन में कम रहता है। ये सब किसके द्वारा?
मेंटेन किया जाता है। इन सब के बारे में कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। ये मैंने आपको बेसिक इसके बारे में बताया। पीनियल ग्रंथि, पीयूष पीयूष ग्रंथि अपन ने पढ़ ली है। पीनियल ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि, इसके बारे में क्या पूछा जाएगा? सबसे पहले ये पूछा जाएगा कि निम्न में से वह ग्रंथि कौन सी है जो मनुष्य के शरीर में प्रकाश के द्वारा प्रभावित होती है। तो ये क्या क्या लिखेंगे इसके बारे में कि यह ग्रंथि प्रकाश के द्वारा प्रभावित होती है। कैसे होती है प्रकाश के द्वारा प्रभावित? जैसे इस शरीर पे लाइट इंसिडेंट होती है, जैसे आपतन होता है प्रकाश की किरणों का, तो ये ग्रंथि एक्टिव हो जाती है। और प्रकाश की किरणें अगर शरीर पे नहीं पड़ेंगी तो ये इनएक्टिव हो जाती है। इस तरह से ये प्रकाश की किरणों से द्वारा प्रभावित होती है। इसके अलावा इसको क्या बोलते हैं? मनुष्य के शरीर की तीसरी आंख भी बोलते हैं। तीसरी आंख इस वजह से बोला जाता है कि और जो कार्य हैं, जैसे मैंने आपको बताया MBR, मेटाबॉलिज्म, ब्लड सर्कुलेटरी, रेस्पिरेशन रेट, मतलब उपापचय दर, श्वसन दर, इनका नियंत्रण करती है। तो कोई भी कार्य हम, जैसे कोई भी जो घटना है वातावरण में, आंखों के द्वारा देख के उसको मेंटेन रख सकते हैं, उस कार्य को कर सकते हैं। तो जो हिडन आई जिसको बोलते हैं, छुपी हुई आंख, या फिर मनुष्य के शरीर की तीसरी आंख, पीनियल ग्रंथि को बोला जाता है। यह है मनुष्य की तीसरी आंख कहलाती है। इसको जैविक घड़ी बोलते हैं, बायोलॉजिकल क्लॉक। बायोलॉजिकल क्लॉक क्यों बोलते हैं? क्योंकि जैसे बायोलॉजिकल इफेक्ट है सूर्य का छिपना, उससे इसके कार्य में परिवर्तन होगा, हमारे शरीर के MBR में डाउन होगा, डाउनफॉल या अपवर्ड। तो इस वजह से इसको जैविक घड़ी या बायोलॉजिकल क्लॉक बोला जाता है। तो यह जैविक घड़ी के नाम से भी जानी जाती है। यह जैविक घड़ी के नाम से जानी जाती है। इसके बाद में इसे मस्तिष्क की रेत भी बोलते हैं। मस्तिष्क की रेत क्यों बोला जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है इस वजह से। तो आपसे एग्जाम में ये पूछा जाएगा कि निम्न में से मस्तिष्क की रेत किस ग्रंथि को बोला जाता है, और ऑप्शन दे दिए जाएंगे, पीयूष ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि या पेनक्रियास ग्रंथि। तो इसे मस्तिष्क की रेत भी कहते हैं। मस्तिष्क की रेत के अलावा क्यों कहते हैं मस्तिष्क की रेत? क्योंकि यह कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। मस्तिष्क की रेत भी कहते हैं। ब्रेन सैंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज ब्रेन सैंड? तो पीनियल ग्लैंड इज ऑल्सो नोन एज ब्रेन सैंड। ठीक है, ब्रेन सैंड। ठीक है, क्योंकि ये किसकी बनी होती है? कैल्शियम कार्बोनेट की। क्योंकि यह की बनी होती है, इसी कारण मस्तिष्क की रेत कहते हैं, बनी होती है। सर्केंडियम रिदम के नाम से जाना जाता है। रिदम का मतलब क्या होता है? लगातार हमारा जो खाने की रेट है उसको, तापमान को नियंत्रण करती है, रिदम बनाए रखती है। किसमें? हमारे जैसे श्वसन में, तापमान में, रक्त परिसंचरण में, सभी चीजों को मेंटेन रखती है। इस वजह से इसको सर्केंडियम रिदम के नाम से जाना जाता है। जैविक दैनिक लय या सर्केंडियम रिदम को ये नियंत्रित करती है। ठीक है, तो ये मनुष्य की क्या करती है? यह है, इसका प्रमुख कार्य क्या हो जाएगा? यह है
मनुष्य की दैनिक लय को, यह है मनुष्य की दैनिक लय को नियंत्रित करती है, दैनिक लय को सर्केडियन रिदम को नियंत्रित करती है। ठीक है, यहां तक क्लियर है। ये तो इस ग्रंथि के बारे में प्रमुख बातें थी। क्या क्या सॉरी सॉरी, ये ग्रंथि आपसे एग्जाम में एक क्वेश्चन बनेगा, आपसे पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड इज आल्सो अफेक्टेड बाय लाइट। तो प्रकाश के द्वारा जो प्रभावित होने वाली ग्रंथि है वो कौन सी है? पीयूष ग्रंथि। और थर्ड आई किसको बोलते हैं? मनुष्य की जो तीसरी आंख या मस्तिष्क की तीसरी आंख, दो आंखें हैं, ये हमारे जैसे दृष्टिपटल पर चित्र बनता है और ऑप्टिक नर्व होते हैं, वो हमारे मनुष्य जैसे मस्तिष्क में संकेत भेजते हैं। तो दो आंखें ये हो गई, तो इसे मस्तिष्क की तीसरी आंख कह दो या मनुष्य की तीसरी आंख। ये मस्तिष्क की तीसरी आंख या मनुष्य की तीसरी आंख कहलाती है। यह है मस्तिष्क की तीसरी आंख भी कहलाती है। ठीक है। और जैविक घड़ी के नाम से क्यों जानते हैं? बायोलॉजिकल क्लॉक, जैसे हम क्लॉक से डिसाइड करते हैं टाइम देख के कि इस टाइम हमें ये कार्य करना है, इस टाइम हमें ये कार्य करना है। तो घड़ी के जैसे सुइयों का निर्धारण, जैसे अभी 6 बज गए, मॉर्निंग उठना है, घूमने जाना है, फिर 9 बजे ऑफिस जाना है, 1 बजे लंच करना है, शाम को 6 बजे वो ऑफिस से घर जाना है। तो घड़ी के हिसाब से जैसे चलते हैं, तो ये बायोलॉजिकल क्लॉक के नाम से जानी जाती है। क्यों? क्योंकि ये हमारी जो शरीर की मेटाबॉलिज्म रेट है इनको मेंटेन रखती है, टेम्परेचर को, इन सब चीजों को मेंटेन रखती है। ठीक है। इसके बाद में क्या होता है? मस्तिष्क की रेत कहते हैं और दैनिक लय, इन सब चीजों को ये मेंटेन रखती है। यहां तक क्लियर है? अब देखो, इस ग्रंथि के बारे में ये प्रमुख बातें थी। अब जो हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे इससे निकलने वाले प्रमुख हार्मोन के बारे में, और उसका जो प्रमुख कार्य क्या होता है उन सब के बारे में। ठीक है। ग्रंथि से रिलेटेड ये प्रमुख टॉपिक थे। इसके बाद क्या है, जैसे इसे हार्मोन कौन सा निकलता है उसके बारे में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हर ग्रंथि से अलग हार्मोन निकलता है और उस हार्मोन के अलग अलग कार्य होते हैं। ये चीजें मैंने आपको बताई है। मैंने आपको ये भी बताया कि हार्मोन की परिभाषा क्या होती है, ग्रंथियों की परिभाषा भी मैंने पहले की क्लासेज में बताई है। फिर भी एक बार रिवाइज करने के लिए मैं आपको बता देता हूं कि कोशिकाओं का ऐसा समूह जो तरल पदार्थों का श्रवण करता है वो तो कहलाता है ग्रंथि। और हार्मोन क्या होते हैं? किसी भी चीज को कार्य करने के लिए उत्प्रेरित करना। हम कोई भी एक्टिविटी करते हैं, जैसे उत्सर्जन होना, भूख लगना, तो ये सब क्या है? हार्मोन्स के द्वारा कार्य किया जाता है। और इसके बारे में कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कुछ पॉइंट्स देके कि हार्मोन लक्षित अंगों तक किसके द्वारा? रक्त के द्वारा पहुंचते हैं, लक्षित अंगों पे पहुंचकर अपना कार्य कर कर समाप्त हो जाते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं, पॉलीपेप्टाइड्स के। उसके अलावा हार्मोन्स के बारे में जैसे एग्जाम में और पूछ लिया जाता है कि हार्मोन भाई जैविक उत्प्रेरक होते हैं या फिर रासायनिक उत्प्रेरक होते हैं। तो ये स्टेटमेंट देके पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सा गलत है, कौन सा सही है। जब तक आप वर्सेटाइल, सारी नॉलेज आपको नहीं होगी किसी भी चीज के बारे में, हर क्वेश्चन का जो आंसर नहीं दे पाओगे, तो तब तक आप क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है। ये हार्मोन के बारे में हो गया। अब बात करते हैं इससे निकलने वाले प्रमुख हार्मोन के बारे में। हार्मोन जैसे देखो, ऑक्सीटोसिन हार्मोन किससे निकलता है? पीयूष ग्रंथि से। और जैसे मैंने आपको बताया, इंसुलिन हार्मोन किससे निकलता है? जैसे जो ग्रंथि है उसका नाम अग्नाशय से इंसुलिन हार्मोन, जो ग्रंथि है वो वही हार्मोन रिलीज करेगी। जैसे कार्टिसोल से कौन सा? कैल्सिटोनिन। कार्टिसोल किस में था? मेडुलस और कॉर्टेक्स किस में था? एड्रिनल ग्रंथि में। मध्य भाग पीनियल ग्रंथि का जो पीयूष, एड्रिनल ग्रंथि का जो मध्य भाग था इसको मेडुलस बोला था और बाह्य आवरण को कॉर्टेक्स बोला था। इससे कार्टिलोक्स हार्मोन निकला था। और इससे जो मध्य भाग था इससे निकला था कौन सा हार्मोन? जिसे
डर का हार्मोन भी बोलते हैं। नहीं बताया आपको, जैसे लास्ट क्लास में मैंने सारी चीजें बताई थी एड्रिनल ग्रंथि के बारे में, तो ये चीजें आप रिवाइज करते रहना, ठीक है। इससे जो हार्मोन निकलता है वो निकलता है मेलेटोनिन हार्मोन। देखो एक तो होता है मेलानिन, एक तो होता है मेलेनिन, एक होता है मिलेटोनिन, मिलेटोनिन, ये दोनों अलग वर्ड हैं। मेलेनिन तो क्या कार्य करता है, प्रमुख वर्णक है, पिगमेंट है। और वर्णक का क्या कार्य होता है, मैंने आपको जब क्लोरोप्लास्ट वर्णक पढ़ाए थे, एक टॉपिक था वर्णक कोशिका में पूरा, ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, और इरिथ्रोप्लास्ट। वर्णकों का क्या कार्य था, किसी भी चीज में रंग का प्रदान करना। ल्यूको का अगर कोई भी चीज रंग रहित है, उसमें जो वर्णक पाया जाएगा वो पाया जाएगा ल्यूकोप्लास्ट। और किसी भी चीज का कोई भी रंग होना, जैसे गाजर का लाल रंग क्यों होता है, वो मेलेनिन के कारण होता है। मनुष्य की जो त्वचा का रंग काला, जिसमें मेलेनिन अधिक पाया जाता है, ये रंग का निर्धारण करने वाला प्रमुख वर्णक है, वर्णक पिगमेंट है रंग का निर्धारण में मेलेनिन। और नींद का जो हार्मोन है वो है मिलेटोनिन, वो किससे निकलता है, पीनियल ग्रंथि से। मेलेनिन और मिलेटोनिन में डिफरेंस है, अगर यहां कंफ्यूज हो जाओगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। दो क्वेश्चन बनते हैं, निद्रा का हार्मोन मिलेटोनिन, मेलेनिन त्वचा का रंग के निर्धारण का जो प्रमुख कार्य होता है वो मिलेनिन वर्णक के कारण, और मिलेटोनिन क्या है, हार्मोन है, और मेलेनिन क्या है, मेलेनिन है प्रमुख वर्णक। वर्णकों का क्या कार्य होता है, पिगमेंट का कार्य होता है किसी भी चीज को रंग प्रदान करना। लाइकोपिन का, जैसे टमाटर का लाल रंग लाइकोपिन के कारण। स्टर्कोबिलिन क्या होता है, एक प्रमुख पिगमेंट है, वर्णक है, जिससे हमारे स्टूल का जो कलर होता है रंग, वो पीला होता है। तो हर किसी चीज में जो रंग का निर्धारण मेलेनिन के कारण और मेलेटोनिन के कारण नींद का निर्धारण, ठीक है। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा मेलेटोनिन हार्मोन किससे निकलता है, पीनियल ग्रंथि से। तो इससे मिलेटोनिन हार्मोन निकलता है, मिलेटोनिन हार्मोन निकलता है। अब मिलेटोनिन हार्मोन के बारे में मैंने आपको अभी बताया, कार्य क्या होता है, निद्रा का हार्मोन। शाम के 9 बजे इसकी जो रिलीज होने की इंटेंसिटी होती है वो सर्वाधिक होती है, तीव्रता। रात्रि के समय जैसे 9 बजे सर्वाधिक रिलीज होता है, स्रावित होता है, उससे क्या रात्रि के 9 बजे हमें अधिक से अधिक नींद आती है। और सुबह के 6 बजे जो इसके श्रावण की जो स्थिति होती है वो सबसे कम होती है, तो सुबह के 6 बजे कम मात्रा में स्रावित होता है, तो सुबह हमारी आंख खुल जाती है। क्यों, क्योंकि सनलाइट आ जाती है, पिनियल ग्लैंड एक्टिव हो जाती है। तो मिलेटोनिन हार्मोन सर्वाधिक कब स्रावित होता है, रात्रि के समय, पीक टाइम होता है रात्रि के 9 बजे, और सुबह 6 बजे सबसे कम मात्रा में निकलता है। और इस हार्मोन का प्रमुख कार्य क्या होता है, इस ग्रंथि का प्रमुख कार्य क्या होता है, हमारे शरीर के जो दैनिक लय सर्केडियन रिदम उसको नियंत्रण करता है। तो यह है हार्मोन, यह है हार्मोन रात्रि के 9 बजे सर्वाधिक स्रावित होता है, और सुबह के 6 बजे सबसे कम मात्रा में स्रावित होता है, सबसे कम मात्रा में स्रावित होता है, ठीक है, ये बात क्लियर है। और इस हार्मोन का प्रमुख कार्य क्या होता है, यह है मनुष्य के शरीर में क्या करता है, दैनिक लय सर्केडियन रिदम का मेंटेन करता है। अब दैनिक लय क्या होती है, जो मैंने आपको शुरू में बताया वो दैनिक लय होती है। ये हार्मोन मिलेटोनिन का कार्य क्या होता है, इसे निद्रा का हार्मोन कहते हैं हमारे शरीर में। पीनियल ग्रंथि को बोल लो या मिलेटोनिन हार्मोन को, भाई ग्रंथि का क्या कार्य होता है,
हार्मोन का स्रावन करना। तो प्रमुख कार्य किसका होता है? हार्मोन का ही होता है। तो ये अगर ऐसा कह सकते हैं कि मिलेटोनिन, मिलेटोनिन हार्मोन मनुष्य के शरीर में, मनुष्य के शरीर में दैनिक लय, दैनिक लय, सर्केडियम रिदम, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं सर्केडियम रिदम को नियंत्रित करता है। अब ये सर्केडियम रिदम क्या होती है, ये मैंने आपको पहले बताया है। सर्केडियम रिदम क्या होती है? सर्केडियम रिदम होती क्या है? देखो ऐसे याद रखना आप, तो MBR, RBM, रेड बोन मेरो, कुछ भी मान लो, RBM TH सुबह के समय और ये रात्रि के समय। आर का मतलब होता है रेस्पिरेशन रेट, मतलब श्वसन दर, श्वसन दर, श्वसन दर। बी का मतलब होता है ब्लड सर्कुलेटरी, रक्तदाब दर, रक्तदाब दर, ब्लड प्रेशर रेट। एम का मतलब होता है मेटाबॉलिज्म रेट, उपापचय दर, उपापचय टी का मतलब होता है टेम्परेचर, शरीर का तापमान, शरीर का ताप, शरीर का ताप, शरीर का तापमान। और एच का मतलब होता है हार्ट रेट, हृदय धड़कन दर, हृदय धड़कन दर। तो सुबह के समय, दिन में ये सब चीजें हाई रहती है सुबह, ठीक है, क्योंकि पिनियल ग्लैंड एक्टिव रहती है। रात्रि के समय ये सब डाउन रहती हैं, ठीक है। रात के 12 घंटे ये कम रहती हैं दिन के कंपैरिजन में। रात्रि में श्वसन दर भी कम रहेगी, रक्तदाब दर, उपापचय दर, शरीर का तापमान, ये सारी कम रहेंगी। इनका जैसे 3 वैज्ञानिक थे और चिकित्सा के क्षेत्र में इसकी खोज के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नोबेल पुरस्कार विशेष मतलब साहित्य के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में, सब में दिए जाते हैं। और एक अलग ही खोज जैसे मानव कल्याण हो, उन सब के लिए दिए जाने वाले पुरस्कार हैं। तो वर्ष 2013 में जो चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था, 3 वैज्ञानिक थे, माइकल रोसबॉस, माइकल यंग, जेफरी हॉल, माइकल यंग और माइकल रोसबॉस, तीनों को चिकित्सा के क्षेत्र में क्या दिया गया था? नोबेल पुरस्कार दिया गया था। उन्होंने इस पिनियल ग्लैंड की सर्केडियन रिदम कैसे मेंटेन होती है, इस चीज की खोज की थी। अलग अलग देशों के जो व्यक्ति थे उनको लिया और उस पर क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया कि कैसे इनकी जो ये RBM TH रेट होती है, RBM TH रेट होती है, ये कैसे मेंटेन रहती है, कैसे इफेक्ट रहती, दिन में क्यों बढ़ती है, रात में क्यों बढ़ती है, किस कारण। तो इस चीज के ऑब्जर्वेशन की वजह से उनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था वर्ष 2013 में। तो ये एग्जाम में पूछा जाता है कई बार कि क्वेश्चन ये आता है कि माइकल रोसबॉस, माइकल यंग और जेफरी हॉल का संबंध किससे है, या फिर पीनियल ग्रंथि के संबंध में निम्न में से किन वैज्ञानिकों को नोबेल पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये आप ध्यान रखना। ये मैं आपको लिखवा देता हूँ, ये आपने लिख लिया होगा। सर्केडियन रिदम जो दैनिक लय होती है उसको मेंटेन करती है, और इसी वजह से इसको क्या जैविक घड़ी, बायोलॉजिकल क्लॉक बोला जाता है, क्योंकि ये ऑटोमेटिक कार्य करती है। इसको किसी चीज की रिक्वायरमेंट, बस सनलाइट की रिक्वायरमेंट, जैसे सनलाइट इंसिडेंट होती है वैसे ये अपना कार्य चालू कर देती। तो ये लाइन और आप लिख लो, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि वर्ष 2013 में, नाम लिख लो, ये है इनके माइकल यंग
जेफरी हॉल, माइकल यंग और माइकल रोसबॉस। जेफरी हॉल, माइकल यंग और माइकल रोसबॉस। कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है इनका नाम। यहां लिख लो, इन्हें दैनिक लय की खोज हेतु वर्ष 2017 का दिया गया था, सॉरी 13 का नहीं, खोज हेतु चिकित्सा के क्षेत्र में वर्ष 2017 का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। खोज हेतु चिकित्सा के क्षेत्र में वर्ष 2017 का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। पुरस्कार दिया गया था। अब देखो, ये तो आज हमने जिस चीज की बात की है वो है दैनिक लय, सर्केडियम रिदम। ये प्रमुख अपनी 7 ग्रंथियां कंप्लीट हुई हैं। अब अपने स्टार्ट की पीयूष ग्रंथि से थायराइड, थाइमस के बारे में, सबके बारे में डिस्कस किया। अब अपनी 2 ग्रंथियां जो क्या होती है, एक अलग तंत्र के रूप में पढ़ी जाती हैं और उसे कुछ और अलग टॉपिक भी बनते हैं, तो उसे एक सिस्टम के रूप में जाना जाता है, वो जाना जाता है प्रजनन तंत्र के रूप में। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि नंबर ऑफ सेल्स, नंबर ऑफ टिश्यू, नंबर ऑफ ऑर्गन्स और नंबर ऑफ ऑर्गन्स मिलकर क्या बॉडी बनाते हैं, तो प्रजनन तंत्र के रूप में उन्हें जाना जाता है। प्रजनन तंत्र में 2 चीजें शामिल होती है, कौन कौन सी, एक तो वर्षण और एक अंडाशय है, तो वो भी ग्रंथियां ही, वो भी हार्मोन्स रिलीज करती हैं पर एक रिप्रोडक्टिव सिस्टम की तरह कार्य करते हैं, तो इस वजह से उनको हम प्रजनन तंत्र के अंदर पढ़ेंगे। तो आज जो हमारा वैसे तो टॉपिक है, कंप्लीट हुआ है क्या, अंतःस्रावी तंत्र, और इसी के अंदर काउंट होती हैं 2 ग्रंथियां, पर प्रजनन तंत्र में शामिल होने के कारण उनको हम अलग से डिस्कस कर लेंगे। उसमें और भी चीजें हैं, जैसे शुक्राणुओं का निर्माण कैसे होता है, कौन कौन सी प्रमुख कोशिकाएं हैं, अंडाणुओं का निर्माण, फिर एक निषेचन आ जाता है, निषेचन की क्रिया कैसे होती है, कैसे भ्रूण का निर्माण होता है, कैसे भ्रूण के बारे में हम डिस्कस करेंगे, भ्रूण शब्द किसने दिया और किसने सबसे पहले इसके बारे में बताया। तो काफी बड़ा टॉपिक है अपना अपना प्रजनन तंत्र, प्रजनन की परिभाषा, निषेचन की परिभाषा, शुक्राणु अंडाणु क्या होते हैं, इन सब चीजों के। तो आज के लिए इतना ही काफी है, आज हम यहीं तक रहने देते हैं, और बाकी जो बची हुई 2 ग्रंथियां हैं वो काउंट तो इसी में होंगी, पर हम अलग तंत्र के रूप में पढ़ेंगे। मैंने आपको तंत्र की परिभाषा बताई, ये आप ध्यान रखना कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ बॉडी किसको बोलते हैं, कोशिका को, शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई, साइंटिफिक लैंग्वेज में शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ अ बॉडी किसको बोलते हैं, कोशिका को। हमारा शरीर किससे बना है, कोशिका से। और कोशिका के ऊपर मैंने कम से कम 10 से 12 लेक्चर पढ़ाए हैं शुरू के, और काफी इफेक्टिव क्लासेस थी वो। अगर आप उसको देखेंगे तो कोशिका से आपके कोई क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। बायोलॉजी में जो कोशिका को माना जाता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, सारी बायोलॉजी ऑलमोस्ट सेल पे टिकी हुई है, ठीक है। कोशिका के बाद में नंबर ऑफ सेल्स मिलके टिश्यू बनाती हैं। उत्तक किसको बोलते हैं, कोशिकाओं के समूह को। नंबर ऑफ टिश्यूज मिलकर किसको बनाते हैं, अंग, ऑर्गन को। और नंबर ऑफ ऑर्गन, ऑल सभी जो अंगों का समूह है उनको सम्मिलित रूप से काउंट किया जाए तो एक मनुष्य के शरीर के रूप में जाना जाता है। तो सभी अंग मिलकर किसका निर्माण करते हैं, शरीर का। कोशिका से उत्तक, उत्तक से अंग, अंग से तंत्र, और तंत्र से शरीर, ठीक है। तो अपना एंडोक्राइन सिस्टम, अंतःस्रावी तंत्र चल रहा है। अंतःस्रावी तंत्र में अपन ने कोशिकाओं की जो प्रमुख
अंतःस्रावी तंत्र में प्रमुख ग्रंथियों के बारे में और प्रमुख हॉर्मोन्स के बारे में पढ़ा है। हर बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से। और कल जो हम पढ़ेंगे वो स्टार्ट करेंगे प्रजनन तंत्र, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। आज के लिए इतना ही काफी है। हैव ए गुड डे। थैंक यू।